फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री कैश भला किसे पसंद नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इससे खुश नहीं है। कोर्ट ने फ्रीबी कल्चर पर कड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि ये लोगों को आलसी बना रहा है, जिससे वे काम करना नहीं चाहते। सवाल यह है कि सरकार की ओर से दी जाने वाली मुफ्त सुविधाएं गरीबों की मदद मानी जाएं या देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला कदम माना जाए। ये ऐसा नहीं है कि ये चर्चा, ये बहस पहली बार है, अलग अलग समय पर यह बहस होती रही है। कोर्ट भी इस पर पहले टिप्पणी कर चुका है। नई बात तब निकली जब राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब होने की बात सामने आई। सर, अब मेरा पहला सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसा कह चुका है और अगर राजनीतिक पार्टियों को मानना होता तो वो मान लेती। दुविधा क्या है पार्टियों के सामने, दलों के सामने, ये दरअसल दुविधा क्या है? ये बहस और बेहद महत्वपूर्ण बहस है, कभी संसद में होती नहीं है। आदर्श रूप से तो यह है कि भारत के राजनेताओं को बैठकर संसद में इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और देश को उसे सुनना चाहिए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि राज्य सरकारें खुद सारी लोक लुभावन स्कीमें चला रही हैं, फ्रीबीज चला रही हैं, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर और राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आज सुप्रीम कोर्ट उसके आगे चला गया अपने ताजे मामले में और उसने कहा कि हम पैरासाइट्स क्रिएट कर रहे हैं, हम भारतीय व्यवस्था में ऐसे परजीवी बना रहे हैं जो सरकार के खर्चे पर या सरकार की व्यवस्थाओं पर सरवाइव करते हैं। सुनने में ये बातें अर्थव्यवस्था की दृष्टि से और भाषण की दृष्टि से अच्छी लगती हैं, पर ये जिनसे कही जा रही, उन्हें ये पता है कि अगले चुनाव में वो इससे और एक कदम आगे चले जाएंगे। कोई साइकिल बांटेगा, कोई घड़ी बांटेगा, कोई महिलाओं को सीधे प्रोत्साहन देगा, कोई गोल्ड देगा, कुछ राज्यों में तो और अन्य तरीके की तमाम सुविधाएं या स्कीमें, कोई मोबाइल देगा, कोई लैपटॉप देगा। और ये आमतौर पर एक व्यवस्था चली आ गई है। चुनाव जीतने के लिए प्रतिस्पर्धी पॉपुलिज्म या कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म भारतीय राजनीति के ग्रेन्स में पहुंच चुका है। केंद्र सरकार अपनी असंख्य ऐसी स्कीमें चला रही है जिसे वो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकती कि वो पॉपुलिस्ट हैं या वेलफेयर हैं, और यही एक बड़ी बड़ी दुविधा है। चुनाव जीतने के लिए भारत में सरकारों को कुछ ऐसा जरूर करना होगा, राजनीतिक दलों को कुछ ऐसा जरूर करना होगा जिससे लोग अपने आप को उपकृत फील करें, अपने आप को ओबलाइज्ड फील करें और उन्हें कुछ मुफ्त में मिले। और इसके पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय व्यवस्था का बड़ा ढांचा है जिसे हमें गहराई से समझना होगा। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर टिप्पणी करता तो शायद हमें अच्छा लगता और हम इस बहस को और बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से बेहतर बना सकते। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत की आबादी में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो मुक्त बाजार से, बाजार की व्यवस्था से अपनी जिंदगी जीने लायक रोजगार नहीं हासिल कर सकती। महंगाई के कारण उसके जीवन जीने की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके, बेहतर भोजन पा सके, बेहतर सुविधाएं ले सके। और ऐसी स्थिति में इन लोगों को किसी न किसी तरह से सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष या परोक्ष मदद चाहिए। उसे आप फ्री भी कह लीजिए, उसे आप सब्सिडी कह लीजिए, उसे आप सस्ता अनाज कह लीजिए, उसको सस्ता सिलेंडर कह लीजिए, उसको लाडली बहना योजना का नाम ले दीजिए। आप उसे उसमें किसानों को मिलने वाली इंटरेस्ट सब्सिडी कर दे दीजिए, मध्य वर्ग को मिलने वाली हाउसिंग लोन की सब्सिडी दे दीजिए। एक बड़ा हिस्सा है जो भारत में जीवन जीने, बेहतर जीवन तब तक नहीं जी सकता जब तक सरकारें उन्हें कुछ ना कुछ मुफ्त में नहीं देंगी। इसका विकल्प यह है कि या तो जिंदगी जीने की लागत कम कर दी जाए, महंगाई कम कर दी जाए, या लोगों की आय बढ़ा दी जाए। और ये दोनों ही चीजें करने में भारत के राजनीतिक दल मतलब भव्य रूप से फेल हुए पिछले कई वर्षों में। और इसलिए धीमे धीमे ये जो विद्रोह है, जो विरोध है लोगों के अंदर अंदर अपनी जिंदगी बेहतर न कर पाने का, उसकी जगह ये सारी सुविधाएं, ये सारी सहूलतें चुनावों में लाई जाती हैं। चुनाव में घोषणा कुछ होती है, उनको लागू कुछ किया जा पाता है, फिर उसके बाद सरकारों को लगता है कि बजट के ऊपर भारी है और फिर वो कर्ज लेकर इसे बांटना शुरू करती हैं। तो ये वो दुष्चक्र है जो दुष्चक्र लगातार चल रहा है। अगर इसे हम राजनीतिक दलों के नजरिए से देखें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो अपनी बेहतर जिंदगी जी सके, तो उन्हें अपने लिए सरकार की मदद की जरूरत। तो सर, फिर ये तय कैसे हो, अगर आपकी बात को समझें तो ज़रूरत भी है, तो फिर ये तय कैसे होगा कि कौन सी सब्सिडी अच्छी है, कौन सी सब्सिडी बुरी है? आज तक केंद्र सरकार ने इन बहसों का कभी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी राज्य सरकार ने खुलकर जवाब नहीं दिया। राज्यों की विधानसभाएं हैं कि संसद है, संसद को तो इस पर चर्चा करनी चाहिए कि भारत में वेलफेयर स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे आप। एक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना भारत के संविधान में निर्देशक तत्वों में की गई है, जिसके लिए आप इतना टैक्स लगाते हैं, उस टैक्स को जुटाते हैं लोगों से लेकर, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे?
हमने करीब 2 दशक पहले, 1.5 दशक पहले शुभम भारत में मेरिट और नॉन मेरिट सब्सिडीज की एक बहस देखी थी, लंबी चर्चा चली थी, रिसर्च हुए थे, पेपर्स आए थे, वो बहस भी अब खत्म कर देंगे। हम एक तरफ सस्ते अनाज पर भी सब्सिडी दे रहे हैं और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले, ईवी खरीदने वाले लोग तो वो हैं जो पेट्रोल की कार से अपने को ग्रेजुएट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनको सस्ता अनाज चाहिए। हम शिक्षा पर भी सब्सिडी भी दे रहे हैं और शिक्षा पर जीएसटी की दरें और शिक्षा के सामानों पर जीएसटी भी बढ़ा रहे हैं। तो ये पूरा मामला इतना उलझा हुआ है कि सरकारें खुलकर इस पर बात नहीं करना चाहती कि वेलफेयर स्टेट की जरूरत क्या है, भारत में लोगों को किन सुविधाओं को मुफ्त में देने की जरूरत। हम एक तरफ बात करते हैं कि हम यूनिवर्सल वाली स्कीमें लेकर आएंगे जिनमें यूनिवर्सल एजुकेशन फ्री हो, यूनिवर्सल फूड फ्री हो, और दूसरी तरफ हमारी अदालतें हमसे कहती कि ये तो सब फ्रीबीज हैं, हम तो पैरासाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। तो भारत में अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, मुफ्त अनाज देना जस्टिफाइड है, तो वो फ्री भी है या सब्सिडी है या वेलफेयर स्टेट के तहत आता, इसका जवाब कौन देगा। और चूंकि सरकारें इन तीखे सवालों से, इन चर्चाओं से भागती हैं या उनमें शामिल नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट भी एक समय समय पर अपनी टिप्पणी करके चीजें बदल देता है। भी आने वाले समय में फिर राज्यों के चुनाव आएंगे, अगला चुनाव बिहार का होगा, फिर आप वहां ऐसी घोषणाएं देखेंगे, इसी तरीके की घोषणाएं चलती रहेंगी।